हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं स्वाति सिंह आप लेकर आई हूँ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट जिसका जो है आज हम चैप्टर 9 जो है लास्ट चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये आपको कई पार्ट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है ना। क्लियरली सबको समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है। जैसे कि कम्युनिटी की वहाँ पे बात हो रही है तो जो लोग हैं उन्हीं से कम्युनिटी बनती है। तो उसके पास में जो फार्मेसी, उनके पास में जो स्टोर है अलग से, हॉस्पिटल से अलग, वो है आपका कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, दवाइयाँ रखी जाती हैं, जहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं, पेशेंट की जो है काउंसलिंग वहाँ पे की जाती है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं उन्हें भी वहाँ पे जो है लोगों को बताया जाता है, वहाँ पे दी जाती हैं। हेल्थ केयर एडवाइस यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर चेकअप्स होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर टेस्टिंग होगी, वो सब चीज़ें जो वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो लॉन्ग क्रोनिक डिसीज़ होती हैं, है ना, लॉन्ग टर्म की डिसीज़ होती है, तो उसमें क्या है, पेशेंट्स को वहाँ से गाइडेंस देखने को मिलती है, वहाँ पे उन्हें गाइड किया जाता है, वहाँ से उन्हें हेल्प देखने को मिलती है। अब ये तो सारी मिलने की चीज़ें हो गई है ना, फार्मेसी पे वहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं या फिर वहाँ पे रखी जाती हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो गई। अब उसे रन कौन कर रहा है? जो उसे रन कर रहा है वही होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब कम्युनिटी के पास है, फार्मेसी को रन कर रहा है और वो है हमारा फार्मासिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं ये फार्मेसी काउंसिल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें बताई गई कि यहाँ से जो प्रोवाइड हो रही हैं वो प्रोवाइड कर कौन रहा है, वो जो प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ें जो कर रहा है वो है हमारा फार्मासिस्ट। अब वो क्या है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है दवाइयाँ भी देते हैं, ओटीसी मेडिसिन भी यहाँ पे देते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए, है ना, जैसे पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दे दी, है ना, एलर्जीज़ वगैरह के लिए, तो वो सब वगैरह देते हैं। कैसे दवाई खानी है उसकी प्रॉपर्ली डिटेल्स बताते हैं, है ना, कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उनसे कैसे जो है बच सकते हैं उनके बारे में बताते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियाँ जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स में उनमें हेल्प करते हैं, क्रोनिक डिसीज़ के बारे में जो है बताते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन के अंदर जो है एक लिस्ट होती है, स्पेसिफिक लिस्ट होती है वो, जिसके अंदर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं जिससे जो है हमारी जो फार्मेसी है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है रन करे। तो उसमें ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या हमें सोचना पड़ता है कि हमारी जो फार्मेसी है वो किस टाइप की है, क्या स्कोप रहने वाला है। तो पहले हमें वो डिसाइड करना होता है, क्या हमारी फार्मेसी के अंदर जो है हम शेड्यूल H1X में जो ड्रग्स आती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स होती हैं, उनको हमें रखना है, उनको डिस्पेंस करना है या फिर नहीं करना है ना, वो सब चीज़ें। प्योरली रिटेल रखनी है या फिर कंपाउंडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें होनी चाहिए, है ना। तो इन सब के लिए क्या है, स्पेसिफिक लाइसेंस होते हैं। अगर ऐसी कुछ आपकी कंडीशंस हैं तो स्पेसिफिक लाइसेंस होते हैं उनके, और फिर उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ जो है उन्हें फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बता रखी हैं। दूसरा रहता है फिर हमारा कि आप क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है फार्मेसी की, तो वो होती है हमारी डी फार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये सबसे ज़्यादा मिनिमम क्वालिफिकेशन है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। इसके अलावा बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी वगैरह हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एक फार्मेसी को रन करने के लिए, वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, फिर क्या है, आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। अब आपके पास डिग्री तो हो गई लेकिन रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। तो आपका क्या है, जिस स्टेट में आप ओपन करना चाहते हैं, है ना, जहाँ जिस स्टेट में आप ओपन करना चाहते हैं, जिस एरिया में आप ओपन करना चाहते हैं, उसके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। आप वहाँ के जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे फिर लाइसेंस भी आता है। अब ये तीनों चीज़ क्या है, अलग अलग होती हैं। आपकी डिग्री अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, और यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग है, और लाइसेंस जो है वो अलग होता है। तो ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए। अब क्या है, चूज़ प्रेमिसेस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन। तो यहाँ पे क्या है, कैसे बिल्डअप करेंगे, क्या लेआउट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें सब चीज़ें बताई होती हैं। जो स्पेसिफिक लिस्ट की बात हो रही थी वो सब चीज़ें जो है इनमें आती हैं। जैसे क्या है, जैसे एरिया आ गया, है ना, क्या हाइट होनी चाहिए, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई वगैरह, ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए। ठीक है,
डिस्पेंसिंग एरिया, स्टोरेज एरिया, पॉइजन कबर्ड्स वगैरह है ना, ये इनके अलग से लेबल्स भी होने चाहिए पॉइजन कबर्ड्स के। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर होना चाहिए प्रॉपर, बेंच वगैरह होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, कबर्ड्स वगैरह होने चाहिए, है ना। और जो हमारा वॉल है, फ्लोर है ना, वो वॉशेबल होनी चाहिए। अब क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, जो हमारी घर की वॉल होती है वो ऐसे नीचे की साइड आप देखेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर में होती हैं, जिनके अंदर जो है गंदगी भी जम जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, वैसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्लाइड वाली होनी चाहिए, जो है आराम से वो साफ़ हो सके, उनके अंदर जो है गंदगी ना जमा हो, है ना। यहाँ पे पॉइजन कबर्ड्स की बात हो रही थी, उन पे क्या है, अच्छे से लेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करेक्ट पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस होना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि ओनरशिप डीड होती है या फिर रेंट एग्रीमेंट होता है। जैसे आप कहीं रहने जाते हैं बाहर, तो क्या है, आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या है, आपके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, आपका फोटोग्राफ लगता है, आईडी प्रूफ वगैरह लगती है। वो क्या आपको पूरा एक फॉर्मेट दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस तरीके से जो है आपका पूरा एक रेंट एग्रीमेंट होता है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस भी होता है, ठीक है। अब साइट प्लान, लेआउट वगैरह यहाँ पे जो आपको शो भी करना होता है, ठीक है। डिस्पेंसिंग एरिया, स्टोरेज वगैरह ये सब आपको शो करना होता है उसमें। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे प्रोप्राइटर का, ठीक है। एजुकेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए फार्मासिस्ट के, ठीक है, वो सब भी वहाँ पे आपको शो करने होते हैं। इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी फार्मेसी में है, उन सब की लिस्ट होनी चाहिए, शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग जो है सब अरेंज होने चाहिए। फोटोग्राफ्स होने चाहिए यहाँ पे प्रीमिसेस और फार्मासिस्ट के, ठीक है। और यहाँ पे जो है आसपास का जो आपका एरिया है, उसका जो है मैप वगैरह भी होना चाहिए, वहाँ पे शो करने के लिए मांग लेते हैं कभी कभी, ठीक है। एफिडेविट वगैरह, नॉन कन्वेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। लोकल म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस वगैरह होना चाहिए अगर यहाँ पे है तो। जीएसटी टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब क्या अप्लाई करेंगे आप रिटेल ड्रग फार्मेसी लाइसेंस के लिए, जो है अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है फॉर्म 19, फॉर्म 19A। तो इसमें क्या है, ये होता है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या आपको प्रॉपर डिटेल्स जो अपनी फिल करनी होती है, ठीक है। आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फार्मेसिस्ट, इक्विपमेंट्स वगैरह, प्रीमिसेस वगैरह, जो भी डिटेल्स वहाँ पे पूछी गई हैं उन सब के रिगार्डिंग, तो वो सब जो है आपको फिल करनी होती है। सही डिटेल्स आपको एकदम फिल करनी होती है। एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करनी होती है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सबमिट करने होते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के पास, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट में क्या है कि ये जो है ऑनलाइन पोर्टल देखने को मिल जाते हैं कुछ स्टेट्स में इसके। तो यहाँ पे क्या है, आपको मेंशन भी करना होता है। क्या मेंशन करना होता है कि आप जो है शेड्यूल H1X की जो ड्रग्स आती हैं वो जो है आप अपनी फार्मेसी से सेल करना चाहते हैं, उन्हें डिस्पेंस करना चाहते हैं, स्टॉक में रखना चाहते हैं फिर नहीं, तो इसमें क्या है आपको मेंशन करना होता है। फिर क्या है, जब आपने सारी चीज़ें अपना फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, अब क्या है इंस्पेक्शन होगा, चेकिंग भी होगी, है ना। तो आता है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर। अब क्या है, वो चेक करते हैं कि हमारी जो शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग फार्मेसी जो है वो प्रॉपर्ली सेटअप है कि नहीं है, प्रॉपर एरिया, स्टोरेज वगैरह, स्टोरेज एरिया वगैरह प्रॉपर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर कंडीशन क्या है और क्लीनिंग साफ़ सफाई है कि नहीं है ना। सारे इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए हैं कि नहीं, मेनली फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। अब यहाँ पे चेक कर लिया, फिर क्या है, जो पॉइजन कबर्ड्स होते हैं उनके ऊपर सेफ्टी के लेवल भी होने चाहिए, वो सब भी वहाँ पे चेक होते हैं, ठीक है। और जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन होने चाहिए, वो सब भी वहाँ पे वो चेक करके जाते हैं। उसके बाद क्या है, लाइसेंस इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या है, जब इंस्पेक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या है, अब अगर आपका इंस्पेक्शन पास हो जाता है, सारी चीज़ें आपकी सही होती हैं, तब क्या है आपको क्या है रिटेल ड्रग लाइसेंस जो है इशू कर दिया जाता है। फिर क्या है, यहाँ पे जो भी शेड्यूल की ड्रग्स जो है आपको बताई जाती हैं वो जो है आप उन्हें सेल कर सकते हैं, है ना, उन्हें आप स्टॉक में रख सकते हैं। और इसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि कितने घंटे जो है आपको वहाँ पे ओपन करना है, कितने घंटे वहाँ पे आपको काम करना है। फार्मासिस्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाता है डिस्प्ले लाइसेंस है सिग्नल। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके पास लाइसेंस आ गया, आपने देखा होगा फार्मेसीज़ में क्या होता है, एक सामने जो है डिस्प्ले के लिए एक लाइसेंस लगा होता है ना, जिसमें जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जिनके लाइसेंस पे जो वो ड्रग स्टोर चल रहा होता है उनकी फ़ोटो होती है वहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है डिस्प्ले करनी होती है वहाँ पे। आपके पास लाइसेंस आ गया, वहाँ पे आपको शो भी करना है, सामने दिखना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली होनी चाहिए, और लाइसेंस भी जो है वहाँ पे दिखा होना चाहिए।
फ़ोटोग्राफ वगैरह होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब मेंटेन कंप्लायंस ड्यूरिंग ऑपरेशंस, अब क्या क्या चीज़ यहाँ पे हैं अब उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो वहाँ पे कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है। शेड्यूल H1 के और X के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस वाली ड्रग्स होती हैं, तो उनके क्या है रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। और क्या उन्हें प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना चाहिए, ठीक है। अच्छे से जो है स्ट्रिक्ट रूल्स जो है फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और हाइजीन को ही मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है जो हमारी ड्रग्स हैं उनकी जो है जो इफेक्टिवनेस है वो कम ना हो, ठीक है। प्रॉपर्ली स्टोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंसुलिन होता है, तो उन्हें क्या कोल्ड चेन के सिस्टम में रखना होता है, जैसे कि 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस में जो है उन्हें रखना होता है, वरना क्या है वो ख़राब हो जाते हैं। फिर क्या है, जो हमारी एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं तो उन्हें क्या है लीगली डिस्पोज भी करना होता है, ठीक है। अपना लाइसेंस जो है अपडेट रखना होता है, रिन्यू कराना होता है, ठीक है। और ठीक है, अब क्या है, जो हमारी इंस्पेक्शंस हैं उनको क्या है इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको अलाउ भी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेबलिंग, पैकेजिंग और जो कॉशंस वगैरह उन सब के जो नोटिस हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, डिफरेंट शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है फॉलो करना होता है सही तरीके से, सारे रूल्स जो हैं फॉलो करने होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स जो हैं उन्हें क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं कर सकते, उनके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उन्हीं के प्रिस्क्राइब ड्रग्स होनी चाहिए, तभी जो है आप उन्हें सेल कर पाएंगे। फॉर शेड्यूल एक्स, इसमें क्या है कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होते हैं, जिससे क्या है आपको प्रिस्क्रिप्शन की जो कॉपी है वो आपको रखनी होती है अपने पास, और यहाँ पे क्या है इसकी प्रॉपर जो है स्टोरेज भी होनी चाहिए, जिससे उसका मिसयूज़ ना हो, ठीक है, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं जिससे उनका मिसयूज़ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रिन्यूअल एंड अपडेट्स की। अब इसमें क्या है, अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब वो किन किन वजह से हो सकता है, जैसे कि आप अपना बिजनेस जो है आगे और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो फार्मासिस्ट है वो चेंज हो रहा है, या फिर आपकी प्रीमिसेस की जो है वो जगह चेंज हो रही है, ठीक है, आप अपनी प्रीमिसेस चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वहाँ से, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो वहाँ पे लाइसेंस रिन्यू कराना या फिर अपडेट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो रूल्स वगैरह आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह आते हैं, उनसे अपडेट आपको रहना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नया शेड्यूल आ रहा है या फिर कुछ शेड्यूल में चेंजेस हो रहे हैं तो उनसे भी जो है आपको अपडेट रहना चाहिए। अब हम मेन चीज़ यहाँ पे शेड्यूल एन थी, अगर हम उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो क्या है इसमें, मिनिमम फिजिकल इक्विपमेंट्स, लेआउट, फर्नीचर, है ना, रिकॉर्ड कीपिंग सेटअप वगैरह जो होते हैं, बेसिकली एक फार्मेसी को इफेक्टिवली रन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो जो है यहाँ पे शेड्यूल एन में आ जाती हैं। बट बाकी चीज़ें जो बची हैं, जो हमारी ड्रग है, तो उसके लिए क्या है अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हैंडलिंग, लेबलिंग, वार्निंग्स ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज, शेल्फ लाइफ, यहाँ पे सब जो है ये शेड्यूल एन में नहीं आते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, नार्कोटिक वाली हैं, तो ये कुछ स्पेशल ड्रग्स होती हैं जिनके लिए अलग से लाइसेंस होते हैं, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह हो गई इसमें, और कुछ अदर शेड्यूल्स होते हैं जैसे H और H1 X, यहाँ पे GP, इनके अलावा भी और भी होते हैं, है ना। तो उन सब के लिए जो है अलग से लाइसेंस वगैरह भी होते हैं मेनली। तो यहाँ पे क्या है, इन सबको लीगली रन करने के लिए क्या है मेनली, अगर इन सब चीज़ों को अलग देखा जाए, मेन चीज़ क्या है फार्मेसी को रन करने के लिए प्रॉपर फर्नीचर, प्रॉपर स्टोरेज एरिया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मेनली शेड्यूल एन का जो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है, देखने को मिलता है। बाकी जो है आपका बिजनेस स्कोप्स पे जो है डिपेंड करता है कि आपको क्या कौन से शेड्यूल की जो ड्रग्स हैं वो आप रखना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस स्कोप्स के अकॉर्डिंग जो है आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम शेड्यूल एच की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है प्रिस्क्रिप्शन पे ही जो है ये मिलती हैं, ठीक है। इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वरना जो है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि आप जो है ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं, वो काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ओवर द काउंटर ड्रग में नहीं आती है, ठीक है। इसलिए एक वैलिड जो है प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के थ्रू, RMP के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेबल भी होना चाहिए यहाँ पे RX का, आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। और यहाँ पे वार्निंग भी होती है इसके लिए कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है होना चाहिए। वही हम शेड्यूल H1 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कुछ इनका क्या है कंट्रोल किया जाता है ताकि जो है इनका मिसयूज़ ना हो। जैसे इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं,
कुछ टीबी में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो आ जाती हैं। बेसिकली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स रहती हैं, साइकोट्रोपिक वगैरह रहती हैं ड्रग्स, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, अलग से जो है लाइसेंस वगैरह होता है, अलग से जो है इनका शेड्यूल रहता है, शेड्यूल H1 के जो है ड्रग्स रहते हैं। इनके लिए क्या है, नाम होना चाहिए। जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें नाम होना चाहिए, जिसने प्रिस्क्राइब करी है, प्रिस्क्राइबर का नाम होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, कब दे रहे हैं आप, डेट वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर एड्रेस वगैरह होना चाहिए प्रिस्क्राइबर वगैरह का, ठीक है। पेशेंट का नाम होना चाहिए, ड्रग का नाम होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में दी है वो भी वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है उस ड्रग से रिलेटेड, उस पेशेंट से रिलेटेड, प्रिस्क्राइबर से रिलेटेड प्रॉपर डिटेल्स के लिए जो है एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, स्पेशली H1 ड्रग्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल H1 ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, लेबलिंग भी लेबलिंग यहाँ पे RX से जो है रेड में अलग से बताया जाता है, वार्निंग होती है यहाँ पे, जिसमें जो है रेड कलर के बॉर्डर में बॉक्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद मेडिकल एडवाइस, है ना। मेडिकल एडवाइस के बिना अगर आप लेंगे तो ये डेंजरस भी आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये जो है नहीं मिलेंगी, इन्हें क्या है सेल नहीं किया जा सकता। इस तरीके का जो है ये एक ऑथेंटिक साइट है, आप देखेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये क्या एक ऑथेंटिक साइट है, वहाँ से अगर हम देखें तो शेड्यूल H में क्या बताया गया है यहाँ पे कि ये जो है ड्रग्स शेड्यूल H और शेड्यूल X, तो इन सबको क्या है प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जो है आप सेल कर सकते हैं, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, सिर्फ तभी जो है ये मेडिसिन जो हैं दी जाती हैं, ठीक है। अगर हम वार्निंग की बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल H1 ड्रग वार्निंग, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि इस तरीके से जो है रेड कलर में लिखा होता है, सेम चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल एज इट इज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और शेड्यूल्स की, जैसे कि शेड्यूल X है, तो वो किस लिए, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक्स और हैबिट फॉर्मिंग को जो ड्रग्स होती हैं इनके लिए क्या स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो वो इसमें आती हैं। शेड्यूल G की बात करें यहाँ पे तो मेडिकल सुपरविजन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है ना। शेड्यूल C1 में क्या आते हैं, बायोलॉजिकल्स वगैरह, इंसुलिन्स वगैरह आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने भी बताया था, ठीक है। तो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स रहते हैं, वैक्सीन, सेरा वगैरह आ जाते हैं इसमें। शेड्यूल P1 में क्या आ जाते हैं यहाँ पे, शेड्यूल P में रहते हैं शेल्फ लाइफ पीरियड वगैरह, स्टोरेज वगैरह। P1 में रहता है आपका पैकेजिंग, पैक साइज़ वगैरह। शेड्यूल M और M2 में यहाँ पे रहता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP, बट ये प्रीमिसेस के लिए रहता है, ठीक है। शेड्यूल J की बात करें यहाँ पे तो ये डिसीजेज, अलाइनमेंट, जैसे छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे रहता है। शेड्यूल O तो इसमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह के लिए रहता है। शेड्यूल T GMP, इसमें भी GMP है, बट वो क्या था, प्रीमिसेस के लिए था, और ये है आपका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ASU मेडिसिन के लिए यहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स। अब हमने सारी जो है लीगल चीज़ें तो वो कर ली, सारी अरेंज कर ली, बट क्या है हमें साइट भी तो देखनी है, कहाँ पे जो है हम अपनी फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं, क्या एरिया रहने वाला है, क्या बेस्ट एरिया है और क्या सही जगह है, क्या परफेक्ट लोकेशन है एक फार्मेसी को ओपन करने के लिए, तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में जो यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखें तो कम्युनिटी फार्मेसी एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, वर्क करता है, बिजनेस की तरह भी ये जो है वर्क करता है। तो इसलिए क्या है, अगर एक सही लोकेशन आपकी जो है होगी फार्मेसी के लिए, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और आपको क्या है प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो है आप अच्छे से जो है हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड करवा पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको क्या है अच्छे से जो है आपने जो लोकेशन चूज़ करी है उसको जो अच्छे से सर्वे करके जो है देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग ठीक हैं कि नहीं है, आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, और उस जो आगे चल के अगर आप उसे बढ़ाना चाहें या फिर क्या कंडीशंस जो हैं आगे तक की सोच के अच्छे से डिसाइड करनी होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें मेनली चेक करनी होती हैं, एक तो पॉपुलेशन क्या है वहाँ की, है ना, पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ठीक है, कितने वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स वहाँ पे कितने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स पास में कितने हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि अगर आप 3-4 लगातार मेडिकल स्टोर हैं वहीं पे आप एक और खोल लें तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग आ रहे थे, जिन ऑलरेडी उनको जान चुके हैं, वो मोस्टली वहीं पे ही जाएंगे, ठीक है, एक आध आपके पास आ जाएगा अगर वहाँ पे भीड़ होगी तो, अदरवाइज़ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं। अब क्या है, सही लोकेशन चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही लोकेशन होगी
तो क्या है आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर बुरी लोकेशन होगी तो क्या है आप लॉस में चले जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर 3 ऑलरेडी दुकानें हैं, वहीं पे आप चौथी खोल लो तो आप लॉस में ही जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अच्छी मतलब ग्रो करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी कि अटैच डॉक्टर के जो है पास में होना चाहिए, क्लिनिक्स या फिर हॉस्पिटल्स के पास में होना चाहिए, जिससे क्या रेगुलर जो हैं प्रिस्क्रिप्शंस आते रहे, लोग वहाँ से आएंगे जाएंगे गुजरेंगे तो क्या है आपके नज़र में मतलब उनकी नज़र में जो है आपकी फार्मेसी पड़े। ठीक है, वॉक इन पेशेंट्स यहाँ पे जो आसपास अगर आ रहे हैं पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ देख रहे हैं तो वो क्या है यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, अगर फार्मेसी से या हॉस्पिटल से या फिर क्लिनिक्स वगैरह से वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो फिर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक सूटेबल साइट क्या है एक फार्मेसी को जो है ओपन करने के लिए। तो क्या है अटैच क्लिनिक होना चाहिए, यहाँ पे अटैच हुआ क्लिनिक के साथ अटैच होगी तो भी हो सकता है। ठीक है, अगर क्लिनिक के क्लोज भी होगी तो भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स के पास होगी तो भी। ठीक है, बिजी मार्केट में होगी तो भी अच्छी चल सकती है। ठीक है, ग्रोइंग सिटी एक्सटेंशंस में भी सही चलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास हो, बस स्टेशन के पास हो, इसके साथ भी सही चलेगा, क्योंकि जब भी कोई बस स्टेशन रेलवे क्या है लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो वहाँ पे क्या है सफ़र के टाइम पे जो है तबीयत भी ख़राब होने लगती है, नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें फ़ील होने लगती हैं, एनजाइटी वगैरह होने लगती है, तो उनकी वजह से क्या है वो उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है, फार्मासिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो वो वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इस एरिए में। एक एक करके अगर हम देखें तो अटैच टू अ क्लिनिक, अगर क्लिनिक से अटैच हो तो क्या क्या फ़ायदे होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इसके पास अगर है तो क्या है आप डॉक्टर के पास रहेंगे, तो जो भी डॉक्टर जो है पेशेंट्स को अगर आपके साथ रिलेशन अच्छा बन जाता है डॉक्टर का तो मोस्टली क्या है आपके पास ही पेशेंट्स को भेजेंगे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स हैं वो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो आप जो है प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है आप सेल करेंगे, तो वहाँ से क्या है एक रेगुलर सिस्टम बन जाएगा कि आपके पास जो है प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास कोई कस्टमर आएगा, आपके पास क्या है आते जाते लगे रहेंगे, है ना, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद क्या है ट्रस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप हो जाता है अगर आप पास में होते हैं तो। ठीक है, तो जैसे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की ब्रांड होती है वो आपके साथ अवेलेबल नहीं होती है तो डॉक्टर क्या है आपको परमिशन दे देते हैं, अलाउ करते हैं कि आपको क्या है एक सूटेबल सब्स्टिट्यूट जो है उसके लिए दे सकते हैं, वो अलाउ हो जाता है आपको। तो क्या है आप क्या है फार्मासिस्ट जो है पेशेंट्स के लिए वो पहला वो देखने को मिलता है कि अब जो है डॉक्टर से हमें वहाँ पे जाना है और हमें वहाँ से जो है मेडिसिन मिल जाएगी और डॉक्टर के भी जो है वहाँ के लिए भेज देते हैं, जिससे क्योंकि जो है फार्मासिस्ट के साथ डॉक्टर के जो है आपस में रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोज बाय टू क्लिनिक। अब यहाँ पे क्या है क्लिनिक के पास हो तो ऑलमोस्ट सेम फ़ायदे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्मार्ट चॉइस बताया गया है इसे, यहाँ पे क्या है प्रिस्क्रिप्शंस आते रहेंगे, फ्लो ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना रहेगा डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट को क्या है अलाउ होंगे सब्स्टिट्यूट मेडिसिन को जो है सेल करने के लिए। ठीक है, जब आपके पास जो है प्रिस्क्राइब ब्रांड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या है अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है, कस्टमर्स और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो भी आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर के पास वर्क करने से क्या है ट्रस्ट भी बढ़ता है ना, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है वहाँ से, और यहाँ पे क्या है आपको जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो है मौका मिलता है पेशेंट्स को, जैसे काउंसलिंग वगैरह, है ना, मैनेजिंग ड्रग थेरेपी वगैरह, बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग्स वगैरह, टेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखने मिलती हैं। और यहाँ पे जो है इतना हेल्दी इन्वायरमेंट जब आप शेयर करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग वगैरह उन्हें कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका क्या है ट्रस्ट भी आपके ऊपर होता है, साथ ही क्या है वो कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी जो है सही तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये सपोर्ट करता है फार्मेसी को क्या है सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नियरली टू हॉस्पिटल्स के पास होना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जिससे क्या है स्पेशली अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल्स हो उनके पास रहना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, लोग आते जाते ज़्यादा रहते हैं, तो क्या है जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन होती हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो सब क्या है मोस्टली वहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपके पास देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है एक गुड बिजनेस एरिया भी रहता है।
जहाँ पे ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको वाइड रेंज में जो है मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, स्टॉक जो है वहाँ पे आपके पास होना चाहिए, डिफरेंट ब्रांड्स के जो है स्टॉक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या लार्ज इन्वेंट्री की वजह से क्या होता है कि आपका जो है खर्चा भी बढ़ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मुश्किल हो जाता है कि आप जो है अच्छा रिलेशनशिप जो है बिल्डअप कर पाएँ डॉक्टर के साथ, मतलब फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो, यहाँ पे जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, जिसकी वजह से जो है वो एक अल्टरनेटिव ब्रांड जो है सजेस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्या है उनके चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं अल्टरनेटिव देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन्वेंट्री जो है सही तरीके से मैनेज की जाए तो ये काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन रह सकता है आपके पास, एक मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन रह सकती है आपके पास एक बिज़नेस को, फार्मेसी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन अ बिजी मार्केट का तो बहुत ही क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, चलता फिरता मार्केट रहेगा, बिजी मार्केट रहेगा, तो यहाँ पे क्या है लोग आते जाते रहेंगे। तो जैसे शॉपिंग मॉल के पास है ना, थिएटर के पास में है, तो यहाँ पे क्या है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के पास में है, तो यहाँ पे क्या है वो लोग आते जाते अपनी मेडिसिन भी लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, तो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से। और यहाँ पे क्या है बेसिकली यहाँ पे डिपेंड रहता है कि आपकी जो फार्मेसी है उसका ओवरऑल कंडीशन क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है प्रॉपर जो है लेआउट डिज़ाइनिंग वगैरह जो है कि नहीं है, कंफर्टेबल वेटिंग एरिया है कि नहीं है वहाँ पे बैठने के लिए, सीट्स वगैरह हैं कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, क्लीन वाटर है कि नहीं है, वहाँ पे पूरा सेटअप क्या है उस पर बेसिकली डिपेंड करता है ना। पेशेंट केयर सर्विसेज जो है जैसे कि काउंसलिंग वगैरह है ना, हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो है वहाँ पे मेनली होते हैं और मतलब हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है बेसिकली डिपेंड रहता है कि आप जो है कितना डिस्काउंट है उस पर जो है ये डिपेंड रहते हैं इन सब चीज़ों पे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लॉन्ग रन के लिए जो है जो क्रोनिक डिसीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलर आते जाते रहते हैं, वो जो है इनकी वजह से जो है ये बिज़नेस अच्छे से रन कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं ना, और यहाँ पे क्या है मूवी थिएटर के पास में जो एरिया होता है अगर उसके पास में हो तो ये वो काफ़ी अच्छे प्लेसेस रहते हैं जिससे जो है लोग आते जाते अपनी दवाइयाँ ले सकें। नेक्स्ट है ग्रोइंग सिटी एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे क्या है जैसे कोई न्यू एरिया है ना, न्यू एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स, तो यहाँ पे क्या है मतलब दवाई लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है फार्मेसीज अगर होती हैं तो यहाँ पे जो है अर्जेंट मेडिसिन के लिए जो है यहाँ पे विज़िट करते हैं, ठीक है कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कंफर्टेबल एरिया देखते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह हो सकती है, हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह सर्विसेज जो है यहाँ पे देते हैं, ठीक है, जो कस्टमर को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना। क्रोनिक पेशेंट्स के लिए क्या है वो अच्छे से गाइड करते हैं, डायबिटीज़ अस्थमा के लिए यहाँ पे सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, अच्छी चीज़ें उन्हें बताते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के लिए और अच्छा करने के लिए जो है ना एडवाइस करते हैं, जिससे जो कनेक्शन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फार्मेसी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स जो है ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, साथ ही हेल्थ कैंप्स जो है ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फार्मेसीज़ के लिए क्या है ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है क्लोज बाय टू रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड। तो अब यहाँ पे क्या है जैसे कि हम सफ़र में आते जाते रहते हैं तो हो सकता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, है ना, पेट में दर्द होने लग जाए, डायरिया हो जाए, या फिर कोई भी कहीं दर्द होने लगे, या फिर कोई इलनेस हो जाए, कोई सडन बीमारी हो जाए, मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है बहुत अवेलेबल है अगर फार्मेसी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है लोगों के लिए। और ये तो चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब बस स्टैंड हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ पे तो भीड़ रहती है, लोग आते जाते रहती है, कभी शाम तो रहता नहीं है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे रेगुलर बना रहता है बिज़नेस। स्पेशली जो यहाँ पे जनरल मेडिसिन के लिए जो यहाँ पे सेल ज़्यादा देखने को मिलती है ना, यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर। तो इससे क्या है आपका बिज़नेस जो है इंक्रीज़ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि और क्या चीज़ें जो हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट को और किन किन चीज़ों का यहाँ पे मेनली ध्यान देना चाहिए जो कि और भी ज़्यादा जो है लोगों को अट्रैक्ट करें और आपका जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहे। जैसे कि पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर सामने ही सब लोग गाड़ी लगा देंगे तो क्या रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा, है ना, और लोग जो आ रहे जा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो एक प्रॉपर जो है पार्किंग स्पेस भी वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है क्लोज टू ट्रैफिक लाइट्स, अगर ट्रैफिक लाइट्स के पास में होगा तो क्या है यहाँ पे ईजिली क्या है एक्सेस मिल जाएगा, ईजिली आ जा पाएंगे लोग, है ना। यहाँ पे क्या है स्ट्रीट में जो है फार्मेसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इजीली विजिबल हो जाए, वहाँ से जो है दूर से ही देख सके, समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो है फार्मेसी है,
ठीक है। अगर आप बाद में जो है अपना बिज़नेस और बढ़ाते हैं, फार्मेसी को जो है इतनी ग्रो हो जाती है कि आप अपना बिज़नेस जो है एक्सपेंड करना है, तो क्या है प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए वहाँ पे उसे एक्सपेंड करने के लिए। क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए आपका लैंडलॉर्ड के साथ, है ना, उस एरिया स्पेस को लेके, है ना। प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए कुछ मेडिसिन के लिए, जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, है ना, सारा इंसुलिन्स वगैरह होते हैं, उनके लिए क्या है प्रॉपर कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वहाँ पे जो है होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है सेपरेट स्टोरेज होना चाहिए, कुछ डेंजरस मेडिसिन वगैरह जो होती हैं उनके लिए, स्पेशल कुछ ड्रग्स होती हैं उनके लिए जो है प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए लेबलिंग के साथ, जिससे जो है उनका मिसयूज़ ना किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो सेशन है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। ये था पहला पार्ट, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।